क्लास में उस दिन लेक्चर कुछ ज़्यादा ही बोरिंग था। पैथोलॉजी के प्रोफेसर साहब बोर्ड पर एक पेचीदा खाका बनाते जा रहे थे और क्लास के आधे तलबा ऊँघने के करीब थे। हरीम हमेशा की तरह पूरी तवज्जो से लेक्चर नोट कर रही थी। वो कॉलेज की उन लड़कियों में से थी जो चुपचाप अपनी किताब, कलम और ख्वाबों से जुड़ी रहती है। दूसरी तरफ अजलान था, क्लास का सबसे मुख्तलिफ लड़का, जो संजीदा भी था और शरारती भी, हंसता हंसाता मगर हर चीज़ को दिल से समझने वाला। वो हरीम को कई महीनों से देख रहा था, इब्तदा में सिर्फ एक अच्छे तालिब इल्म के तौर पर, फिर एक रोज़ जब उसने लाइब्रेरी में बैठे हरीम को नरमी से किसी सीनियर को जवाब देते सुना, तो शायद वहीं से दिल ने इजाज़त दे दी कि उसे कुछ और भी कहा जाए। आज क्लास के दौरान अजलान ने फिर शरारत की, कागज़ का छोटा सा गोला बनाया और सीधा हरीम की तरफ उछाल दिया। वो चौंकी, नजरें घुमाई, मगर कुछ नहीं कहा। क्लास खत्म हुई तो वो तेजी से बाहर निकली। अजलान ने मौका ना गवाया, उसके बराबर आकर चलने लगा। सुनो, नाराज हो? नहीं, सिर्फ उलझन में हूँ कि इतनी पढ़ाई छोड़कर तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ से आता है, क्योंकि मैं सिर्फ डॉक्टर बनने नहीं आया, किसी का दिल भी जीतना है। हरीम ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई, मगर फौरन खुद को संभाल लिया। दिल जीतने की डिग्री कहाँ पढ़ाई जाती है तुम्हारे दिल में? जवाब वही था जो अजलान अक्सर देता, और हरीम हमेशा सुनकर खामोश हो जाती। अगले कुछ माह उनकी ये दोस्ती, कुर्बत और उनकी कहीं बातें किसी रंग में ढलने लगी। अजलान अक्सर हरीम को छोटे छोटे सरप्राइज देता। हरीम की दुनिया पहले सिर्फ किताबें थी, अब उन किताबों के बीच में अजलान का जिक्र भी होने लगा था। कॉलेज का आखिरी साल शुरू हुआ तो सभी अपने मुस्तकबिल की बातें करने लगे। अजलान ने एक दिन बड़ी संजीदगी से कहा, हरीम, एक दिन अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आऊँगा और सिर्फ रिश्ता नहीं लाऊंगा, अपने ख्वाब भी लाऊंगा। हरीम खामोश रही, मगर उसके चेहरे पर पहली बार वो रोशनी थी जो किसी अंदरूनी यकीन से जन्म लेती है। यूनिवर्सिटी की कैंटीन हमेशा उन लम्हों का गवाह बनती जिन्हें ना कोई सफ़ा याद रखता है, ना प्रोफेसर। अजलान और हरीम अक्सर ग्रुप स्टडी के बहाने वहीं बैठे होते, कभी सामने रखे चाय के कप से भाप उठती और कभी दिल की बातें आंखों से। अजलान, अगर कल तुम्हारा वीवा खराब हो गया तो मैं तुम्हें आंखों से पास करा दूंगा। बहुत मजाक करते हो तुम, और तुम बहुत संजीदगी से मुस्कुरा लेती हो। यही तो बैलेंस है हमारा। ऐसे ही बेसाख्ता जुमले, छोटे छोटे लम्हे, और हर दिन एक नया रंग लिए गुजरने लगा। वो दिन जब एनाटॉमी का प्रैक्टिकल था और हरीम ने पहली बार मुर्दा जिस्म पर हाथ रखा, उसके हाथ लरस गए। अजलान वहीं करीब खड़ा था। उसने बगैर कुछ कहे हरीम की तरफ पानी की बोतल बढ़ाई। ठीक हो? बस हाँ, बस थोड़ा सा दिल घबरा गया। दिल तो तुम्हारा बहुत बहादुर है, तुम्हें सिर्फ खुद पर एतबार करना है। और तुम्हें खुद पर या मुझ पर? मैं मैं तो सिर्फ तुम पर एतबार करता हूँ। हरीम ने पलकें झुका लीं। साल गुजरते जा रहे थे, कभी ग्रुप स्टडी, कभी लैब रिपोर्ट्स, कभी सेमिनार प्रेजेंटेशन। जहाँ दूसरे लड़के लड़कियों के दरमियान हद होती थी, वहाँ हरीम और अजलान के दरमियान एक ऐसा एहतराम था जिसे लफ्ज़ों में नहीं बांधा जा सकता। अजलान अक्सर कहता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी ज़िंदगी की रफ्तार मेरी मोहब्बत के ताबिय हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ख्वाब पूरे करो, और अगर इन ख्वाबों में मेरे लिए जगह हो तो बस बता देना, मैं खुद चल कर आ जाऊँगा। हरीम कभी कुछ ना कहती, बस चुपचाप उसकी बातें दिल में उतारती रहती। कॉलेज की आखिरी पार्टी थी, सब दोस्त हाल में जमा थे, हंसी मजाक, शोर शराबा, कैमरे की फ्लैशेस और कह के। हरीम ने सफ़ेद शलवार कमीज पहनी थी, बाल खुले, बहुत खामोश, बहुत पुरकशिश। अजलान उसे एक तरफ ले गया। आज कुछ कहना है तुमसे? हाँ, बोलो। अजलान ने जेब से छोटा सा नोट निकाला, वही तहरीर जो कभी क्लास में फेंका करता था। याद है? तुम इतनी संजीदा क्यों हो? कभी हमें भी पढ़ा दो। हरीम हंसी, दिल से। अजलान ने धीरे से कहा, अब संजीदगी से पूछ रहा हूँ, क्या हम दोनों इस जिंदगी को साथ पढ़ सकते हैं? और हरीम सिर्फ मुस्कुराई, मगर आज उस मुस्कुराहट में वो खामोश इकरार था जो हजार वादों से ज्यादा सच्चा था। कॉलेज की फिजा जैसे धीमी धीमी सांस ले रही थी। इम्तिहानात सर पर थे,
और हर तरफ दबाव, फिक्रमंदी और नींद से खाली आंखें दिखाई देती थी। हरीम की मेज पर किताबों का ढेर था और जहन में सिर्फ एक फिक्र, पास हो जाना। अजलान भी उस दिन कुछ बदला बदला सा था। वो कम बोलता, ज्यादा पढ़ता और कभी कभार जब दोनों आमने सामने होते तो सिर्फ नजरें बात करती थी। रात के 3 बजे तक दोनों अक्सर ऑनलाइन रहते। मेडिकल स्टूडेंट्स की जिंदगी में मोहब्बत भी कुछ इस तरह दाखिल होती है जैसे कोई इंजेक्शन बगैर दर्द के जिस्म में उतर जाए। इम्तिहान का दिन था। क्लासरूम के बाहर सबके चेहरे सर्द, हथेलियां नम और लबों पर दुआएं थी। हरीम अपनी कॉपी सीने से लगाए खामोश खड़ी थी। अजलान पास आया, धीरे से बोला, बस आज के बाद हम डॉक्टर्स कहलाएंगे। हरीम ने सर हिलाया। फिर अजलान की नज़रों में वो सवाल था जो कई महीने से दिल में दबा बैठा था। फिर मैं तुम्हें अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर लेने आऊँगा। हरीम कुछ कह न सकी, बस चुपचाप नजरें झुका ली। इम्तिहानात खत्म हुए तो सब जैसे आज़ाद हो गए। हॉस्टल में हंसी, कहके, सेल्फियाँ और मुस्तकबिल के ख्वाब बिखरने लगे। मगर हरीम के दिल में एक घबराहट सी जागी थी। उसने पहली बार अपने दिल की बात माँ से करने का फैसला किया। शाम के वक्त जब शमीम बेगम लॉन में बैठी चाय पी रही थी, हरीम आहिस्ता से पास आई। आवाज में हिचकिचाहट थी। अम्मी, एक बात करनी है आपसे। शमीम बेगम ने एक नज़र डाली। कहो, कुछ चाहिए? नहीं, बस वो अजलान है ना? हाँ, तुम्हारा क्लास फेलो? जी, वो रिश्ता भेजना चाहता है। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि शमीम बेगम की आंखों में गुस्से की लपक चमकी। चाय का कप मेज पर रखा और वो सीधी होकर बैठ गई। ये क्या बकवास है? मैं तुम्हें डॉक्टर इसलिए बना रही हूँ कि तुम किसी लड़के से शादी करके घर बैठ जाओ। अम्मी, वो अच्छा इंसान है, मेरी फील्ड को समझता है, मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। खामोश हो जाओ। तुम्हें क्या मालूम जिंदगी क्या है? मैंने तुम्हें दिन रात पढ़ाया, बेहतरीन स्कूल, कॉलेज, टॉप यूनिवर्सिटी, और अब तुम्हारे अब्बू ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया है। तुम्हें वहां जाना है, सर्जन बनना है, ना कि यहाँ किसी जज्बाती लड़के के साथ हंसी खुशी की कहानी रचानी है। अम्मी, मैं सिर्फ आपसे इजाजत मांग रही हूँ, जिद नहीं कर रही। जिद तो तुम्हें आती नहीं, बस जिद्दी बनने की कोशिश कर रही हो। लेकिन याद रखो, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी यहाँ नहीं होगी। तुम्हारा वीजा आ चुका है, तुम्हें अगले महीने अमेरिका जाना है, अपने बाप के पास। बस। हरीम की आंखों में आंसू थे, मगर वो जानती थी कि शमीम बेगम की जुबान से निकला फैसला दीवार पर लकीर होता है। वो कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दूसरी तरफ अजलान बेचैनी से उसके जवाब का मुंतजिर था। अगले सुबह जब वो मिला तो हरीम खामोश थी। सिर्फ इतना बोली, अम्मी ने इनकार कर दिया है। वो मुझे तुमसे नहीं, मुझसे, मेरी डिग्री से मोहब्बत है। शायद तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे ख्वाबों में थी, जिंदगी में नहीं। क्या मतलब? तुम रिश्ता नहीं करना चाहती? अजलान की आवाज़ एकदम धीमी हो गई थी, जैसे किसी ने उसके अंदर की आवाज़ छीन ली हो। क्यों? क्या गलती की मैंने? बस इतना ही था तुम्हारे दिल में? वो 2 कदम पीछे हटा, आंखों में एक खालीपन था, जैसे कुछ टूट के बिखर गया हो। हरीम, तुम जानती हो मैंने तुम्हें दिल से चाहा। कोई ड्रामा नहीं था, कोई वक्ती बात नहीं थी, बस तुम थी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कुराहट, और अब एक जुमले में सब खत्म। उसके होंठ कँपकपा रहे थे, आवाज़ जैसे हलक में अटक गई हो। मेरी माँ ने मना कर दिया है, बस यही वजह है। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? मेरे जज़्बात, मेरे ख्वाब, सब कुछ एक माँ के इनकार के नीचे आकर दब गया। उसने नज़र झुका ली, जैसे अपनी ही बातों का बोझ ना उठा पा रहा हो। तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं, तुम आज जा रही हो, मगर मेरे अंदर बहुत कुछ रह जाएगा, और शायद कभी ख़त्म ना हो। हरीम बस बहती आंखों के साथ उसे सुनती रही और कुछ ना कह सकी। अजलान ने एक लम्हे को उसे देखा और मजीद कुछ कहे बगैर पलट गया। उसके कदमों की चाप जैसे उसके दिल पर गूंजती रही देर तक। अजलान ने हरीम के जाने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में झोंक दिया था। मोहब्बत एक बंद किताब की तरह दिल में महफूज थी, जिसे वो रोज़ खोलता ज़रूर था, मगर किसी को दिखाता नहीं था। वो दिन रात अस्पताल में रहता, वार्ड्स, केसेस और पेशेंट्स उसकी दुनिया बन गए थे। माँ बाप ने कई बार शादी की बात की, मगर हर बार वो टाल देता, खामोश रहता या कोई ना कोई बहाना बना देता। किसी को खबर नहीं थी
کہ وہ کس کے انکار کی سزا اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ مگر ایک دن خاندان میں ایک خبر پھیلی جو سب کو اندر سے توڑ دی۔ اذلان کی پھپھو، جو شروع سے ہی اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، بری طرح بیمار ہو گئی۔ دل کا عارضہ، سانسوں کی تکلیف اور مسلسل ہسپتال کے چکر۔ وہ اذلان کو دیکھ کر رو پڑتی اور بار بار صرف ایک ہی بات کہتی: بیٹا، مرنے سے پہلے بس ایک خواہش ہے، تمہیں اپنی بیٹی کا سہارا بنتے دیکھ لو۔ صبا کے بعد اس دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ اذلان نے کئی راتیں اس کرب میں گزاری۔ وہ جانتا تھا کہ پپو صرف ایک ماں کی طرح نہیں بلکہ ایک سایہ تھی اس کی زندگی میں۔ صبا جو بچپن سے ساتھ تھی، آج بھی خاموشی سے سب جانتے ہوئے سب سہ رہی تھی۔ وہ اذلان کے لفظ لفظ، خاموشی، اداسی اور ماضی سب سے واقف تھی، مگر اس نے کبھی کچھ نہ کہا۔ ایک شام اذلان کی ماں نے کہا: بیٹا، پپو کی حالت تمہارے سامنے ہے، وہ کچھ کھا نہیں رہی، کچھ سننا ہی نہیں چاہتی۔ ان کی زندگی کا آخری سہارا تم ہو، اور وہ بس یہی دن دیکھنا چاہتی ہیں۔ اذلان نے ایک لمحہ اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنی بہن کی طرح پروان چڑھتی صبا کو یاد کیا، اور سب نے آخر میں وہ لمحہ جب حریم نے کہا تھا: امی نے انکار کر دیا، میں جا رہی ہوں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ اگلی صبح پپو کے سرہانے بیٹھ کر اس نے ان کا ہاتھ تھام کر صرف اتنا کہا: ٹھیک ہے پپو، آپ جیسے چاہیں گی ویسا ہوگا، میں انکار نہیں کروں گا۔ پپو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، چہرے پر سکون آ گیا، جیسے وہ اب جی سکیں گی۔ چند دن کے بعد صبا سے نکاح ہو گیا۔ سادہ سی تقریب تھی، جذبات خاموش تھے، مگر پپو کی آنکھیں روشن تھیں۔ صبا سر جھکائے بیٹھی تھی اور اذلان ایک ذمہ داری کی طرح سب کچھ نبھا رہا تھا۔ ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نکاح کے بعد جب پہلی بار صبا اذلان کے سامنے آئی تو اس نے آہستہ سے اذلان سے کہا: مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں اذلان، جو کچھ تم نے کیا وہ ایک بیٹا ہی کر سکتا تھا۔ میں تمہارے ماضی کو نہیں مٹا سکتی، مگر تمہارے حال میں بھی آواز رہ کر ساتھ ضرور دے سکتی ہوں۔ اذلان نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، نرم لہجے میں کہا: شکریہ صبا، تم نے میری مجبوری کو محبت میں بدلے بغیر اپنایا۔ دوسری طرف امریکہ میں ایک اجنبی رات، برف سے ڈھکا راستہ اور کھڑکی کے اس پار کھڑی ایک لڑکی۔ حریم، آج اس کا دل بے سبب تڑپ رہا تھا، جیسے کسی خاموش آواز نے پکارا ہو، جیسے کوئی درد بے نام سا لوٹ آیا ہو۔ اس نے کالج کی پرانی البم کھولی اور وہی تصویر سامنے آ گئی، اذلان کے ساتھ لی گئی آخری سیلفی، جس میں وہ کہہ رہا تھا: بس آج کے بعد ہم ڈاکٹرز کہلائیں گے، اور شاید کچھ اور بھی۔ حریم اب امریکہ کے ایک مشہور میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں سرجری کی پڑھائی کر رہی تھی۔ ہسپتال کی روشنیاں، آپریشن تھیٹر کی تیز خوشبو، ڈاکٹروں کی تیز تیز قدموں کی چاپ، ان سب کے درمیان وہ بھی ایک کامیاب ڈاکٹر بننے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر کامیابی کی اس دوڑ میں دل پیچھے رہ گیا تھا۔ اذلان کی یادیں، وہ شامیں، وہ باتیں جب وہ کہتا تھا: ہم زندگی ساتھ پڑھیں گے۔ سب کچھ آج بھی دل کے کسی گوشے میں زندہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے کسی کے دل کو زخمی کر کے خود بھی زندہ لاش بننا قبول کیا ہے۔ وہ چاہ کر بھی بھول نہ سکی، چاہ کر بھی سیکھ نہ سکی کہ محبت کو چھوڑ دینا کیسے ممکن ہوتا ہے۔ دوسری طرف اذلان کی زندگی ظاہراً معمول پر تھی، ہسپتال، مریض، راؤنڈ، فائلیں، اور پھر گھر کی ویرانی۔ نکاح کو کئی ماہ بیت چکے تھے، مگر صبا اب تک اپنے میکے میں ہی تھی۔ پھپھو کی بیماری نے سب کو جوڑ رکھا تھا، اور اب وہی بیماری سب کو توڑ گئی۔ پھپھو کا انتقال اچانک ہوا اور صبا جیسے اندر سے خالی ہو گئی۔ جنازے کے دن صبا کے چہرے پر صرف خاموشی تھی، وہ سب کے درمیان موجود ہو کر بھی بہت دور تھی۔ اذلان نے دور سے اسے دیکھا، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ صبا کے کندھوں پر اب سائے کا بھی سہارا نہیں رہا۔ چند دن بعد خاندان کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ صبا کو اذلان کے ساتھ اس کے گھر رخصت کر دیا جائے۔ اذلان خاموش رہا، جیسے ہمیشہ رہتا تھا۔ اس نے کوئی انکار نہ کیا، بس آنکھیں بند کر کے وقت کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اس کی زندگی میں فیصلے وہی تھے جو دوسروں نے کیے تھے، اس کا اپنا اختیار کب کا دفن ہو چکا تھا۔ رخصتی کا دن آیا، صبا سرخ لباس میں لپٹی، ماں کے بغیر، بہنوں کے بغیر، ایک ادھورا سا چہرہ لے کر اذلان کے گھر آ گئی۔ گھر والوں نے اسے دلہن کی طرح سجا دیا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ دلہن صرف باہر سے تھی، اندر سے وہ ایک خالی کشتی کی مانند تھی جو بے سمت کنارے پر کھڑی ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، رسمیں مکمل ہو گئی تھیں، سب لوگ کمرے سے نکل گئے،
सबा पलंग के किनारे पर बैठी थी, नजरें झुकी हुई, सांसें बेरब, दिल डरा हुआ और एक उम्मीद। शायद अज़लान कुछ बोले, शायद वो एक नई शुरुआत की बात करे, शायद वो इसे दिल की जगह दे जो हमेशा हरीम के नाम रही। दरवाज़ा खुला, अज़लान खामोशी से अंदर आया। उसके चेहरे पर थकन, आंखों में खालीपन और कदमों में मुर्दा सी नरमी थी। उसने एक नज़र सबा की तरफ देखा, ना हैरत, ना खुशी, बस देखकर नजरें फेर लीं, फिर आहिस्ता से पलंग के दूसरी तरफ रखा तकिया उठाया और कमरे के कोने में पड़े सोफे पर जाकर रख दिया। वो बिना कुछ कहे लेट गया, चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया। कमरे में सुनाटा छा गया। सबा साकित बैठी रही, जैसे उसने कोई तेज जैब दिल पर महसूस की हो। वो सब जानती थी। वो जानती थी कि अज़लान के दिल में किसी और का नाम लिखा है। वो ये भी जानती थी कि वो एक ऐसी छाँव है जिस पर कभी धूप नहीं आएगी। मगर वो ये नहीं जानती थी कि शादी की रात, जिंदगी की पहली रात, वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो जाएगी। उस लम्हे उसने खुद को बेहद तन्हा महसूस किया, जैसे वो इस कमरे में नहीं बल्कि एक सुनसान कैद में बैठ गई हो। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी साड़ी का पल्लू आंखों पर रखा और दबे कदमों से दरवाजे तक गई। दरवाज़ा बंद था, शायद हमेशा के लिए। वो पलंग पर वापस आकर बैठ गई। वक्त थम गया। अज़लान सोफे पर लेटा था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके कानों में वही पुराना जुमला गूंज रहा था, अम्मी ने इनकार कर दिया है, मैं जा रही हूँ, शायद हमेशा के लिए। वो रात खामोशी की नज़र होगी, जैसे वक्त ने लम्हों को जुबान देना छोड़ दी हो। फिर दिन यूं ही गुजरने लगे। अजलान सुबह अस्पताल चला जाता, रात गए लौटता और सीधा अपने कमरे में एक कोने में पड़े सोफे पर लेट जाता। सबा चुपचाप अपना फर्ज निभाती रही, खाने वक्त पर रखती, कपड़े सलीके से तय करती और कभी कभी दरवाजे पर रुक कर बहुत देर तक सिर्फ उसे देखती रहती। उसे शिकायत नहीं थी, बस दिल में एक खलिश थी कि वो इसका शौहर है, मगर उसके दिल में अब तक किसी और की रोशनी बाकी है। धीरे धीरे सबा ने कोशिश की कि अजलान के दिल तक पहुंचे, मगर हर बार वो इसे नरमी से दूर कर देता। एक रोज जब सबा बारिश के बाद लॉन में खड़ी भीग रही थी, गुलाबी लिबास उसके जिस्म से लिपट रहा था, बाल बारिश की बूंदों से भीग चुके थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अजलान दरवाजे से गुजरते हुए लम्हा भर कर रुक गया। नजरें बेख्तियार उसके सरापे पर टिक गई, जैसे वो भूल बैठा हो कि ये वही लड़की है जिसे वो कभी सिर्फ पुप्पो की बेटी समझता था। मगर अगले ही पल हरीम का चेहरा, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आवाज़ जैसे जहन के पर्दे पर उभर आई। अजलान ने पलकें झुका लीं, दिल को सख्ती से काबू में किया और चुपचाप आगे बढ़ गया। सबा ने वो लम्हा महसूस किया था, लेकिन वो कुछ ना बोली। फिर एक दिन अजलान की माँ खामोशी से उस दुनिया से चली गई। उसकी बहन शादीशुदा थी, इसलिए घर में सिर्फ अजलान और सबा रह गई और एक गहरा सुनाटा। ऐसे कई दिन गुजरे। कुछ पल ऐसे आए जिनमें सबा किसी ख्वाब की तरह निखरी, सवरी और अजलान की नज़र उस पर रुक गई, मगर दिल अभी भी कैद में था। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। अस्पताल से वापसी पर अजलान थकन से चूर, सर्द हवा के झोंकों से उलझता घर में दाखिल हुआ। घर की खामोशी मामूल से ज्यादा गहरी थी। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा आहिस्ता से खुला और पलकों ने जैसे रुकना सीख लिया हो। कमरे में हल्की मध्यम खुशबू फैली हुई। सामने पलंग पर सबा मुकम्मल तैयारी में, रेशमी कपड़ों में लिपटी, नरम रोशनियों में जगमगाती आंखें बंद किए गहरी नींद में थी। उसके बाल सलीके से बंधे गए थे, आंखों के किनारों पर काजल जैसे एक सवाल लिख रहा था और होंठों पर हल्की सी शर्म, जैसे वो ख्वाब में भी इंतजार कर रही हो। अजलान का दिल जैसे एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसे याद आया, आज किसी दावत में जाना था। सबा ने सुबह उसे याद दिलाया था। वो वादा करके भूल गया। उसकी नजरें सबा के चेहरे पर टिकी रही। वो कदम कदम उसके करीब आया, धीरे से तकिए पर बैठा, जैसे कहीं नींद टूट ना जाए। सबा की सांसों की रवानी, उसके चेहरे की मासूमियत, हर चीज जैसे अजलान के अंदर कुछ नरम कर रही थी। उसने बेख्तियार उसकी झुकी पलकों पर नजरें दौड़ाई। दिल में एक कसक उठी, ये वो लड़की है जिसने कुछ मांगा नहीं, फिर भी सब कुछ दे दिया। एक लम्हे को उसने अपना हाथ बढ़ाया, सबा की बंद उंगलियों पर उंगली रखी, जैसे उस लम्ह से अपनी मौजूदगी का यकीन दिलाना चाहता हो। सबा ने आहिस्ता से पलकें खोली। अजलान की नजरें उसकी आंखों से उलझ गईं। वो कुछ कहे बगैर बस उसे देखता रहा, बहुत देर तक। फिर वो बोली, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मगर मैं तुम्हें
सबा ने धीरे से पूछा, आप आए? अजलान के लबों पर पहली बार कोई नरमी उतरी। हाँ, बहुत देर से। वो खामोशी से उसके पास बैठा रहा। कमरे में खुशबू, चांदनी और उन दोनों के बीच वो सकूत था जिसमें लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं रहती। फिर जैसे कोई दीवार गिर गई। अजलान ने अपना हाथ सबा के रुखसार पर रखा। सबा ने पलकें झुका ली, मगर चेहरे पर वही रोशनी थी जो सिर्फ कबूलियत के लम्हे दिखाई देती है। अजलान ने पहली बार उसके माथे पर बोसा दिया, नरमी से, खामोशी से, जैसे माफ़ी भी हो और शुरुआत भी। उस रात अजलान की नज़रें पहली बार सबा के चेहरे पर टिकी। दिल में पहली बार कोई जज्बा बेकाबू हुआ और उसके रूह ने पहली बार हरीम की परछाइयों से बाहर आकर अपनी बीवी को महसूस किया। सबा ने खामोशी से अजलान का हाथ थामा और कमरे में वो लम्हा गूंज उठा जो सारी रात का हासिल था। एक मुकम्मल, बेआवाज मगर सच्चा वसाल। वो रात एक ऐसी खामोश सरगोशी में ढल गई थी जिसमें लफ्जों की जरूरत ही बाकी न रही थी। अजलान ने पहली बार उसके रेशमी लिबास से छेड़छाड़ की, उसकी कलाइयों पर चूमते कंगनों को आहिस्ता आहिस्ता छुआ, जैसे हर रंग को अपने लम्स में जज्ब करना चाहता हो। सबा की नजरें झुकी हुई थी, मगर उसके जिस्म की लर्जिश उसके अंदर जलते चिराग का पता दे रही थी। अजलान ने झुककर उसके नरम होंठों पर अपने होंठ रखे, जैसे बरसों की प्यास को एक लम्हे की खुशबू से सैराब किया जा रहा हो। उसकी सांसें सबा की गर्दन पर ठहरी और सबा ने अपनी उंगलियां उसकी पीठ पर रखकर बेआवाज एतराफ कर लिया। वो लम्हा सिर्फ एक रात नहीं, वो पहली बार अजलान की दिल से कबूलियत थी, जहाँ उसने माजी की परछाइयों को खुद पर से आहिस्ता आहिस्ता उतार कर उस रात सिर्फ अपनी बीवी की आंखों में पना ली थी। अगली सुबह की धूप नरम दबीज पर्दों से छनकर कमरे में उतर रही थी। सबा आहिस्ता से आंखें खोले तो सामने अजलान को अपने करीब पाते ही पलकें झपकना भूल गई। अजलान उसके बाजू पर कोहनी टकाए खामोशी से उसे देख रहा था, जैसे पहली बार मुकम्मल नजर से देखा हो। उसकी निगाहों में वो सच्चाई थी जिसके लिए सबा ने महीनों खामोश रहकर इंतजार किया था। अजलान ने उसके माथे पर एक हल्का सा बोसा दिया और सबा की आंखें छलक पड़ी, मगर वो आंसू दुख के नहीं, मुकम्मल होने के थे। उस सुबह के बाद वक्त जैसे बदलने लगा। अजलान अब देर से अस्पताल जाता, जल्द लौटता, सबा के साथ खाने की मेज पर बैठता, उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराता। वो अब सिर्फ शौहर नहीं रहा था, अब उसने अपनी बीवी के वजूद को दिल से महसूस करना सीख लिया था। सबा भी पहले से ज्यादा पुरसकून, मुतमईन और रोशन दिखाई देती थी, जैसे किसी सदी के थके दिल को आखिरकार पनाह मिल गई हो। हर रात वो एक दूसरे के और करीब आने लगे। अजलान का लफ्ज अब हिचकिचाहट से आज़ाद हो चुका था और सबा की आंखों में अब वो लर्जिश नहीं रही थी जो कभी अजलान के सर्द रवैये से जन्मी थी। वो लम्हे जिनमें दोनों एक दूसरे की सांसों में ढलते, एक जिस्म एक जान बनकर रात की तारीकी में एक दूसरे को महसूस करते, वो लम्हे उनकी ज़िंदगी का ऐसा नया बाब बन गए थे जो सिर्फ कुर्बत, मोहब्बत और एतबार से भरा था। महीने गुजरते गए और एक दिन जब सबा ने थकी हुई सी मुस्कुराहट के साथ अजलान के सामने बैठकर अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखी, तो अजलान ने देर तक कुछ न कहा, सिर्फ उसके हाथ थामे रखा और आंखें भीग गईं। सबा की आंखों में हैरानी, खुशी और बेयकीनी का मिलाप था और अजलान की खामोशी में वो शुक्र था जो सिर्फ दिल से अदा होता है। फिर वो दिन भी आया जब उनके आंगन में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। सबा की गोद में वो फूल सी बच्ची जैसे सारी महरूमियों का मदावा थी। और अजलान ने जब पहली बार अपनी बेटी को बाजुओं में लिया, तो वह खामोशी से सबा की तरफ मुड़ा और नरमी से कहा, अब हमारा घर मुकम्मल हो गया है। सबा ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया, मगर दिल में उस लम्हे के लिए बेशुमार सजदे अदा किए। वो जो एक वक्त में खुद को गैर माना करती थी, आज उसी घर की मलका बन चुकी थी। अजलान के दिल की, जिंदगी की और इस नन्ही सी जान की, जिसने उन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए मुकद्दस बना दिया। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। सबा और अजलान की बेटी अब 6 माह की हो चुकी थी। नन्ही सी जान की हर मुस्कुराहट, हर बेरब्त आवाज अजलान के दिन भर की थकन मिटा देती। सबा के चेहरे पर अब एक मुकम्मल औरत की रोशनी थी, वो रोशनी जो सिर्फ माँ बनने के बाद आती है और जिसे सिर्फ वही शौहर महसूस कर सकता है जो अपनी बीवी को दिल से अपनाए। फिर एक दिन वो खबर आई जिसने हर चीज को एक लम्हे को रोक दिया। अस्पताल के ऑफिस में अजलान मामूल की फाइलें देख रहा था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई।
उसने सर उठाया और एक लम्हे को जैसे सांस लेना भूल गया हो। दरवाजे में खड़ी थी हरीम, वही आंखें, मगर अब इनमें कुछ और था। वक्त ने उनमें पुख्तगी, तन्हाई और कहीं कहीं मलाल का रंग भर दिया था। वो एक कामयाब सर्जन बन चुकी थी। बरसों बाद किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पाकिस्तान आई थी और एक इत्तेफाक ने उसे उसी अस्पताल की राह दिखा दी जहां अजलान काम करता था। अजलान उठा, जैसे एक भूला ख्वाब अचानक सामने आ गया हो। दोनों ने कुछ लम्हे खामोशी में एक दूसरे को देखा। फिर हरीम ने मुस्कुरा कर कहा, काफी साल हो गए अजलान, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। अजलान की मुस्कुराहट हल्की थी, जैसे वक्त की धूल में लिपटी हो। वक्त सबको बदल देता है, शायद कुछ देर के लिए ही सही। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस में बैठे, रस्मी बातों से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो सवाल भी आया जिसका अजलान को खौफ था, तुमने शादी कर ली? अजलान ने सर हिलाया, हाँ, कई साल हो गए, और अब एक छोटी सी बेटी भी है। हरीम की मुस्कुराहट जैसे लम्हे भर को जम गई, मगर उसने नजरें चुरा ली। खुश हो? अजलान ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के पार दूर आसमान को देखने लगा, जैसे अल्फाज काफी ना हो। उस शाम जब अजलान घर लौटा तो दरवाजा सबा ने खोला। वो बाजू में नन्ही बेटी को संभालते हुए थी। चेहरे पर हमेशा की तरह थकी थकी सी मुस्कुराहट सजी थी। बच्ची ने बाप को देखते ही बाहें फैलाई। वो अपनी नन्ही जुबान में कुछ कहना चाहती थी, मगर अजलान ने एक लम्हे के लिए भी निगाह नहीं उठाई। वो जूते उतारते ही सीधा स्टडी की तरफ मुड़ा और दरवाज़ा बंद कर लिया। सबा वहीं दरवाजे के पास खड़ी रह गई, जैसे उसके अंदर कोई लम्हा साकित हो गया हो। बच्ची की नंगी उंगलियां माँ के चेहरे को छूने लगी, मगर सबा की आंखें अब दरवाजे पर जमी थी। वो जानती थी कुछ बदला है, मगर ये तब्दीली अचानक नहीं थी। अजलान पिछले कुछ दिनों से गैर मामूली हद तक खामोश हो गया था। वो अब अक्सर सोचों में गुम रहता, खाने की मेज पर सबा के सवालों का जवाब मुख्तसर देता, और बेटी के मासूम कह के भी उसे मतवज्जा न कर पाते। वो रात सबा ने बच्ची को सुलाया और खुद अजलान के कमरे में दरवाजे पर आई। दस्तक देने से पहले उसने कुछ पल रुक कर अंदर की खामोशी को सुना, फिर हल्की दस्तक दी। आवाज आई, हाँ, आ जाओ। सबा अंदर दाखिल हुई। अजलान के चेहरे पर रोशनी की चमक थी, मगर वो चमक नहीं थी जो घर के सुकून से आती है। वो कागजात में मसरूफ दिखाई दे रहा था, मगर सबा ने उसकी नजरें कहीं और ही देखी थी, बहुत दूर, बहुत पुरानी किसी जगह पर। आज भी खाना नहीं खाया तुमने? सबा ने आहिस्तगी से पूछा। भूख नहीं है, बस कुछ केसेस देखने हैं। अजलान ने निगाह उठाए बगैर जवाब दिया। सबा चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर नरम लहजे में बोली, आज तुम्हें देखकर बच्ची खुश हो गई थी, हाथ फैलाए तुम्हारी तरफ, तुमने नजर भी नहीं डाली। अजलान ने तब भी कुछ न कहा, सिर्फ कंधे हिलाए, जैसे वो बात कोई अहमियत ही न रखती हो। सबा आहिस्ता से पलट गई, दरवाजा बंद किया और बच्ची के पास आकर लेट गई। बच्ची सुकून से नींद में थी, मगर सबा की आंखों में वो सुकून नहीं था। सबा को धीरे धीरे महसूस होने लगा था कि उनके दरमियान कुछ बदल रहा है। नहीं, शायद सब कुछ बदल चुका था। असलान अब सुबह उठते ही तेजी से तैयार होता, ना बेटी की हंसी की तरफ देखता, ना सबा की सजी हुई आंखों का नोटिस लेता। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए फोन चेक करता और निकल जाता। और वापसी, वो भी अब एक मुअम्मा बन चुकी थी। कभी 8 बजे, कभी रात गए, और कभी तो बगैर इत्तला दिए अस्पताल में ही रुक जाया करता। सबा ने पहली बार जब नोट किया कि अजलान के लिबास में एक खास तरतीब, चेहरे पर ताजगी और निगाहों में बेवजह चमक सी है, तो दिल में एक अनजानी चुभन उठी। पहले पहल वो खुद को ही इल्ज़ाम देती रही कि शायद वो खुद में वो कशिश नहीं रखती जो अजलान के दिल को बांध सके, मगर फिर हकीकत खुद उसके सामने खड़ी होगी। हरीम, वही हरीम जिसे वक्त पीछे छोड़ आया था, अब वापस आ चुकी थी। वो अब अस्पताल में अजलान के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। फाइल्स, मीटिंग्स, राउंड्स, और हर जगह अजलान के साथ। सबा जानती थी वो एक कामयाब सर्जन है, खूबसूरत है, और अजलान के माजी की वो रोशनी है जिसे वो कभी भुला नहीं सका। अब वो रोशनी फिर अजलान के चारों तरफ फैलने लगी थी। सबा ने ये सब बेआवाज बर्दाश्त किया। वो कभी अजलान से सवाल न कर सकी। उनके दरमियान वही खामोशी की दीवार फिर से उठ चुकी थी, जिसे वो बरसों की मोहब्बत, गुर्बत और एक बच्ची के जरिए गिरा चुकी थी। अब वो दीवार दोबारा खड़ी थी, मगर इस बार उसके पीछे अजलान का चेहरा भी गायब था। बेटी की हंसी भी अब सबा को जख्मी करने लगी थी, क्योंकि वो हंसी अजलान के सामने बेअसर हो गई थी। वो अब बच्ची को सिर्फ देखता,
छुए बगैर आगे निकल जाता। वो जो कभी बेटी के नन्हे हाथों को चूम कर दिन का आगाज करता था, अब उसे उठाकर भी नहीं देखता था। सबा हर रोज अपनी बेटी के साथ वो पल जीती जो कभी अजलान के साथ जीना चाहती थी। और दूसरी तरफ अजलान एक बार फिर पुरानी मुस्कुराहटों में लौट चुका था। हरीम के साथ बैठकर वो फिर वैसे ही कह के लगाता जैसे मेडिकल कॉलेज के दिनों में लगाता था। वही बातें, वही यादें, वही आंखों की चमक। अजलान जैसे वक्त को वापस ला चुका था। हस्पताल की राहदारियों में अब अजलान का हंसा चेहरा देखने वालों को रश्क आता, मगर सबा का दिल हर रोज किसी खामोश धमाके से फटता था। उसकी पेशानी पर जो सुकून अजलान के लम्ब से आता था, अब सिर्फ तन्हाई की लकीर बन चुका था। अजलान के लिए जिंदगी जैसे दोबारा मेडिकल कॉलेज की दिलकशी में वापस आ गई थी, मगर सबा के लिए वही जिंदगी एक बार फिर खामोश जहन्नुम में ढलने लगी थी। हरीम को अस्पताल में काम करते चंद ही हफ्ते हुए थे, मगर इन चंद हफ्तों ने अजलान को दोबारा एक ऐसी दुनिया में ला खड़ा किया था जहां लम्हे हल्के, बातें खुशबूदार और दिन तेज रफ्तार लगने लगे थे। वो दोनों अब अक्सर मीटिंग्स के बाद काफी देर बैठते, कभी नाइट ड्यूटी के दौरान इकट्ठे केसेस डिस्कस करते और कभी यूं ही पुरानी बातों में हंस हंस कर देर तक उलझते। अजलान के लिए सब माजी की एक बेजरर वापसी थी। अजलान के लिए ये सब बस माजी की एक बेजरर वापसी थी, मगर हरीम के लिए ये सब कुछ और था। एक अधूरी मोहब्बत की दोबारा तलब। एक शाम जब दोनों ऑफिस में मौजूद थे, हरीम ने अजलान को देखते हुए बहुत नरमी से कहा, अजलान, अगर वक्त हमें दोबारा मौका दे रहा है तो क्या हम उसे ज़ाया कर दें? अजलान ने चौंक कर हरीम की तरफ देखा। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये जुमला मामूल की बात नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? हरीम ने आंखें झुकाते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अजलान। अजलान जैसे कुछ लम्हे को बोल ही ना सका। उसके चेहरे का रंग बदला, नजरें सख्त हो गईं और आवाज भारी। हरीम, मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची का बाप हूँ, तुम्हें मालूम है सब कुछ। हरीम ने उसके बाजू पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मालूम है, लेकिन उस वक्त जब तुम मेरे लिए सब कुछ थे, मेरी माँ ने मुझे तुमसे दूर कर दिया। वो चाहती थी मैं अमेरिका जाऊं, कामयाब बनूं, सब कुछ पा लूं, और मैंने पा लिया, डिग्री, मुकाम, इज्जत। मगर जिस दिन वो दुनिया से गई, मैं अकेली होगी। उस दिन पहली बार लगा कि तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमायनी है। अजलान की नजरें झुकी रहीं, जैसे वो जानता हो कि वो लम्हा खतरनाक है और हरीम की बातों में जो खलूस छुपा है वो किसी भी मजबूत मर्द को कमजोर कर सकता है। मैं तुमसे आज भी वैसा ही प्यार करती हूँ, शायद उस वक्त से भी ज्यादा। अगर मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह खाली है तो तुम्हारे दिल में भी मेरी जगह क्यों नहीं हो सकती, दूसरी बीवी के तौर पर ही सही, मगर मेरी रूह को ये इत्मीनान दे दो कि तुम मेरे हो। हरीम की आंखों में नमी थी, आवाज धीमी मगर पुर असर, और लम्स में वो थरथराहट थी जो अजलान की सारी मजबूती बहा ले गई। वो जानता था कि जो कुछ वो सुन रहा है वो हलाल है, मगर उसका साया उस औरत पर भी पड़ेगा जिसने सारी उम्र सब्र के सहारे गुजारी है। चंद दिनों तक अजलान उलझा रहा। दिन में सबा की खामोश नजरें, बच्ची की मासूम हंसी, और रात को हरीम की बातों की बाज गश्त। फिर वो इस फैसले पर आ ही गया जिससे वो हमेशा भागता रहा था, वो दूसरी शादी करेगा। उस दिन शाम के वक्त जब सबा किचन में बेटी के लिए सूप गर्म कर रही थी, साथ ही वो अजलान की मुंतजिर भी थी कि उसे बहुत खास खबर सुनानी थी। अजलान आहिस्ता कदमों से किचन के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। सबा ने खुशी से उसकी तरफ देखा, तुम आ गए, आज जरा जल्दी हो गए। फिर उसके चेहरे पर कुछ बदला हुआ देखकर खुद ही रुक गई। क्या हुआ, सब खैरियत है? अजलान की आंखों में एक ऐसी संजीदगी थी जो सबा ने पहले कभी ना देखी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बहुत आहिस्ता मगर वाज़ेह अल्फाज में बोला, मुझे तुमसे एक बात करनी है, बहुत अहम बात। सबा का हाथ सूप के चम्मच पर रुक गया था। दिल की धड़कन लम्हे भर को थम गई और वह जान गई आज शायद उसका सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। सबा जो बहुत खास खुशखबरी ली है, उसकी मुंतजिर थी। वो एक लम्हे को चुप हो गई। कई दिन से सबा के जिस्म में एक अजीब सी थकन, मतली और बेरंगी छाई हुई थी। आज जब वो चेकअप के लिए गई तो रिपोर्ट हाथ में थमाते हुए डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, मुबारक हो, आप एक बार फिर माँ बनने वाली हैं। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से वो रिपोर्ट्स बैग में रखकर घर चली आई। रास्ते भर वो सिर्फ एक ही बात सोचती रही, क्या अजलान खुश होगा? वो अपनी बेटी को बेहद चाहता था, शायद दूसरे बच्चे से
फिर वो इनके रिश्ते में कोई नई जिंदगी लौट आए। शायद वो फिर सबा को वैसे ही देखने लगे जैसे शुरू में देखा करता था। वो रात, वो पल, वो खबर, सब संभाल कर उसने अपने दिल में बांध लिए थे। वो चाहती थी कि जैसे ही अजलान घर आए, वो इस खुशी को उसके साथ बांटे। मगर जब अजलान घर आया, तो उसकी आंखों में एक अजनबी थकन और लबों पर वो खामोशी थी जिसमें कोई तूफान छुपा हुआ था। सबा जल्दी से उसके करीब आई, मुस्कुराकर बोली, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। सबा को ये खौफ सता रहा था कि कहीं अजलान के जुमले उससे उसकी जिंदगी की हर खुशी ना छीन लें। लेकिन अजलान ने उसके जुमले को काट दिया। सबा, मुझे भी तुमसे एक बात करनी है, बहुत अहम। वो रुक गई, कुछ देर खामोश रही। अजलान ने गहरी सांस ली और बहुत ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। सबा ने सुना मगर जैसे कुछ सुना ही ना हो। वो खुद जम कर खड़ी रही, आंखें अजलान के चेहरे पर टिकी थी, जैसे किसी मौजज़े के इंतजार में हो, मगर मौजज़ा नहीं हुआ। अजलान ने वही बात दोहराई, नरमी से, जैसे वो माफ़ी मांग रहा हो। सबा का चेहरा लम्हा भर को बेरंग हो गया, दिल की धड़कन जैसे किसी पत्थर से टकरा गई हो। मगर वो रोई नहीं, कुछ कहा नहीं, सिर्फ आहिस्ता से नजरें झुकाकर बोली, ठीक है, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मुझे एतराज नहीं। अजलान ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ और तवक्को की हो, शायद एक सवाल, एक वावेला, एक इल्तिजा। मगर सबा ने सिर्फ सर झुकाकर इजाजत दे दी। और वो लम्हा, वही लम्हा था जब सबा के अंदर कुछ टूट कर बिखर चुका था। अजलान खामोशी से कमरे से निकल गया। सबा वहीं बैठ गई, बच्ची की तरफ देखा जो जमीन पर बैठी चादर के किनारे से खेल रही थी, और अपने पेट पर आहिस्ता से हाथ रखा। मैं तुम्हें बता सकती थी, मगर तुम्हारे बाप के दिल में मेरे लिए अब कोई जगह बाकी नहीं। तुम इस मोहब्बत की आखिरी निशानी हो, शायद मेरी जिंदगी की आखिरी हार भी। आंखों से आंसू निकले, मगर सबा ने उन्हें हाथ से पोंछ लिया। वो अब रोकर अजलान को रोकने वाली नहीं थी। वो हार गई थी, मगर सर झुकाए बगैर। अजलान ने दूसरी शादी सादगी से कर ली। निकाह के चंद दिन बाद ही वो अपनी नई बीवी हरीम को घर ले आया। सबा के हाथ में तब भी झाड़ू था, गोद में बेटी थी, और दिल में वही खामोश अजियत जिसे वो महीनों से पालती आ रही थी। जब वो दरवाजे पर खड़ी नई नवेली दुल्हन को आते देख रही थी, उस लम्हे को ना कोई लफ्ज बयान कर सकता था, ना आंख। उसके लब हल्के से मुस्कुराए, जैसे खुद को बहादुर जाहिर कर रही हो, मगर अंदर की औरत, वो चीख मार कर रोई थी। अगले ही दिन सब कुछ बदलने लगा। अजलान सुबह जल्दी उठता, तैयार होता, खुशबू लगाता और मुस्कुराकर हरीम को आवाज देता। दोनों एक साथ अस्पताल जाते, रास्ते में नाश्ता करते, कभी आउटिंग का प्रोग्राम बनाते। हरीम उसकी कार की फ्रंट सीट पर बैठती और सुबह अंदर बैठकर खामोशी से खिड़की से बाहर झांकती रह जाती, जहाँ कभी वो खुद फ्रंट सीट पर हुआ करती थी। रात को अजलान देर से आता और आकर सीधा हरीम के कमरे में चला जाता। सबा के कमरे की बत्तियां बुझ चुकी होती, मगर नींद, वो तो सबा से रूठ गई थी। उसकी बेटी अब बड़ी हो रही थी, सवाल करने लगी थी, बाबा हमारे साथ क्यों नहीं सोते, बाबा मुझे स्कूल क्यों नहीं छोड़ने जाते। और सबा हमेशा नरमी से जवाब देती, बाबा मसरूफ होते हैं बेटा। अजलान ने अपनी जिम्मेदारियों से इनकार नहीं किया। वो सबा को खर्च देता, बेटे के लिए चीजें लाता, मगर जो आंखें कभी सबा पर ठहर जाती थी, अब वो सिर्फ हरीम पर जमी रहती थी। सबा अब इस घर में एक खामोश साया बन गई थी, एक ऐसी औरत जो सिर्फ काम करती थी, बच्चे को संभालती थी और हर रात खाली बिस्तर पर सोती थी। फिर एक दिन जब सबा अस्पताल में चेकअप के लिए गई, तो इत्तेफाक से अजलान और हरीम भी वहीं मौजूद थे। सबा की 5वें माह की रिपोर्ट पर नर्स ने गैर इरादी तौर पर हरीम के सामने कहा, मैडम मुबारक हो, बेबी की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है, माशाल्लाह। हरीम का चेहरा पल भर को साकित हो गया। वो अजलान की तरफ मुड़ी, जो चौंक कर सबा की तरफ देख रहा था। तुम तुम प्रेग्नेंट हो? सबा ने धीरे से नजरें झुकाई, फिर हाँ में सर हिला दिया। अजलान के चेहरे पर पहली बार एक खुशी की नरम सी लहर दौड़ गई। उसने बेसाख्ता कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है सबा। मगर वो जुमला हरीम के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर मारा हो। वो जो बहुत जीत चुकी थी, जिसे अजलान ने चुना था, आज उसके शोहर के चेहरे पर चमक देख रही थी, जो उसने कभी खुद के लिए तरसी थी। अजलान की खुशी में सबा की माँ बनने की झलक और हरीम के दिल में एक अजीब सी खाली जगह जाग उठी थी। उस रात अजलान एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हरीम का कमरा छोड़कर सीधा सबा के पास आया।
दरवाज़ा धीरे से खोला, जैसे किसी ख्वाब को जगाने आया हो। सबा बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे पर थकन और आंखों में एक खामोश दर्द, जैसे बरसों से सोने से पहले रोना उसका मामूल बन चुका था। अजलान उसके पास बैठा और बिना कुछ कहे उसके पाँव पर हाथ रख दिए। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, माफ़ कर दो मुझे सबा, बहुत कुछ खो दिया मैंने, लेकिन शायद सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। सबा ने हैरत से उसे देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि ये वही अजलान है। अजलान ने उसके हाथ थामे और धीरे से उसका माथा चूम लिया। उस एक लम्हे में जैसे बरसों की तलखी धुलने लगी। खामोशी की जुबान में दिलों में पहली बार फिर एक दूसरे को महसूस किया। कमरे में किसी तस्बीह की टूटी हुई माला की तरह सुकून भर गया। वो दोनों कुछ बोले नहीं, लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, जज्बात के उस मुकाम पर जहाँ लफ्ज़ों की ज़रूरत ही बाकी नहीं रहती। मगर ऐन उसी लम्हे हरीम अपने कमरे में तन्हा बैठी जलती रही। हसद, जलन और बेबसी से उसका दिल कुचलता जा रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं, जैसे अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर सब कुछ ख़त्म कर दे। वो रात उस पर एक शिकंजा बनकर टूट रही थी। अजलान के लहजे की वो नरमी, वो वक्त जो सबा के लिए मखसूस हो गया था, हरीम को अंदर से काट रहा था। और जब सुबह हुई, अजलान चुपचाप हरीम के कमरे में आया। वो जानता था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ, मगर आसान भी कुछ नहीं था। हरीम आंखों में नींद की बजाय तेज आग लिए बैठी थी। उसका पूरा वजूद जैसे लड़ने के लिए तैयार था, एक ऐसी जंग जो दिल से नहीं, गरूर और हक से उठ रही थी। अजलान ने कुछ कहना चाहा, मगर हरीम के चेहरे पर वो तपिश देखकर वो भी चुप हो गया। अब लफ्ज़ों की नहीं, बर्दाश्त की आजमाइश थी। सबा की खामोशी, बर्दाश्त और कुर्बानी शायद हरीम को हमेशा खटकती थी। वो हर बार अजलान के चेहरे पर सबा की परछाइयाँ देखती और ये बात उसे अंदर से झंझोड़ देती। रफ्ता रफ्ता हरीम ने अजलान से सबा की शिकायतें शुरू कर दी। कभी कहती वो घर में काम ढंग से नहीं करती, कभी कहती कि बेटी की तरबियत कमज़ोर हो रही है, और कभी सीधा सीधा कहती, तुम्हारी पहली बीवी तुम्हारे जहन से निकली नहीं है, तुम अब भी उसके तासुर में जीते हो। अजलान जब सबा के कमरे का रुख करने लगता, वो जबरदस्ती उसे अपने करीब रहने पर मजबूर कर देती। अजलान थकने लगा था। वो अस्पताल की जिंदगी, मरीजों की जिम्मेदारियों और अब दो घरों की उलझनों के बीच उलझता चला जा रहा था। हरीम अक्सर तंजिया अंदाज में बोलती, सबा का जिक्र करने की अब भी तुम्हें आदत है, क्या तुम्हें मेरी मौजूदगी महसूस नहीं होती? ये सब बातें सबा के कानों तक भी पहुंचने लगी। वो दिन ब दिन अजलान के रवैये में वही बेरुखी देखने लगी, जो पहले कभी उसके करीब लाने का सबब थी, और अब दूरी का दर्द बन रही थी। एक शाम मामूली बात पर हरीम ने अजलान के सामने सबा के किरदार कशी की। अजलान ने ना सिर्फ खामोशी इख्तियार की, बल्कि अनसुने जुमलों को एक हद तक सच मानने लगा। फिर वो दिन आया जब अजलान ने गुस्से में आकर सबा से सख्त अल्फाज कह दिए, अगर तुम्हें यह घर बोझ लगता है तो चली जाओ, किसी के एहसान पर रहना तुम्हारी आदत बन गई है। सबा का दिल जैसे चूर चूर हो गया था। वो पूरी रात जागती रही, बेटी को सीने से लगाकर सिर्फ सोचती रही, क्या ये वही अजलान है जिसके लिए उसने अपने ख्वाब कुर्बान किए? क्या यही उसके सब्र का सिला है? और फिर अगली सुबह अजलान जब अस्पताल के लिए निकला, तो सबा ने खामोशी से बेटी को गोद में लिया, कुछ ज़रूरी सामान समेटा और घर से निकल गई, बगैर कोई लफ्ज़ कहे, बगैर कोई नोट छोड़े। वो अपने चचा के घर जा पहुंची। चचा ने सबा को गले लगाकर कहा, बेटी, अगर मर्द की छाँव में भी औरत बेसुकून रहे, तो वो साया नहीं, धूप होता है। इधर जब अजलान घर वापस आया और खाली कमरा, सिली हुई बेटी का बिस्तर और सबा की अलमारी खुली पाई, तो दिल जैसे किसी नामालूम कुर्ब से लरज उठा था। बेटी के बगैर घर वीरान लगने लगा, और सबा, वो जो हर रोज उसकी खामोश खिदमत करती थी, अब उसकी खामोशी भी ना रही। हरीम को इस सब पर भी अफसोस ना हुआ, बल्कि वो तानों में मजीद तल्ख हो गई। तुम अब भी परेशान हो? अजीब बात है, उसने तुम्हें छोड़ा है और तुम उसके लिए तड़प रहे हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? क्या मेरी मौजूदगी बेमायनी है? अजलान पहली बार खामोश न रहा, सिर्फ इतना बोला, सबा चली गई है, मगर अपने साथ वो सब ले गई है जो मेरी असल खुशी थी। सबा चचा के घर आकर सुकून से रहने लगी थी। वो खुद को संभाल चुकी थी, बेटी को माँ और बाप दोनों बनकर पाला, और अपने आने वाले बच्चे की आमद की तैयारी भी। चचा और चची ने उसे बेटी से भरकर इज्जत दी। सबा ने कभी इस्लान से राब्ता नहीं किया, और ना ही किसी शिकायत का लफ्ज़ जुबान पर लाई। उसका सब्र अब उसकी ताकत बन चुका था। चंद महीनों बाद एक खामोश शाम सबा ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया।
وہ لمحہ اس کے لیے زندگی کا نیا آغاز تھا۔ بچے کو گود میں لیتے ہی اس نے نم آنکھوں سے سرگوشی کی، میں نے کسی کے لیے نہیں، تمہارے لیے جینا سیکھا ہے۔ دوسری طرف ازلان دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ جب سے صبا گئی تھی اس کا چہرہ جیسے بے رنگ ہو گیا تھا۔ ہسپتال میں مریضوں سے بات کرتے وقت لہجہ بھاری ہو جاتا۔ بیٹی کی یاد ہر رات دروازے کے اس کونے سے جھانکتی جہاں وہ کبھی اپنی گڑیا لے کر بیٹھی رہتی تھی۔ ازلان کی دنیا میں اب حریم کی موجودگی تھی مگر محبت نہیں تھی۔ حریم جو کبھی جیت کی خوشی میں چمکتی تھی اب ازلان کی لا تعلقی سے بکھرنے لگی تھی۔ وہ ہر روز اپنے شوہر کو گمسم، بیگانہ اور چپ چاپ دیکھتی۔ ازلان کبھی کبھی گھنٹوں اسٹڈی میں بند رہتا، ہاتھ میں صبا کی پرانی تصویریں، بیٹی کے کھلونے اور وہ پرسکون مسکراہٹ جو کبھی صبا کے چہرے پر ہوتی تھی۔ حریم نے کئی بار ازلان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جس کا جواب وہ خود نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن حریم نے رو کر ازلان سے کہا، کاش میں تمہیں مکمل پا سکتی، مگر تم آج بھی اسی کے ہو جو تمہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ ازلان نے پہلی بار پلٹ کر حریم کی طرف دیکھا۔ وہ گئی نہیں تھی، میں نے خود اسے دھکیل دیا تھا، اور تم جانتی ہو انسان کی سب سے بڑی تنہائی وہ ہوتی ہے جب وہ اپنی سچائی خود پہچان لے۔ حریم نے چپ چاپ سر جھکا دیا، وہ ہار چکی تھی، نہ ازلان کو جیت سکی نہ خود کو۔ چند ہفتے بعد ازلان نے صبا کے چچا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صرف بیٹی سے ملنے کی خواہش لے کر گیا تھا مگر دروازہ کھلا تو سامنے وہی صبا کھڑی تھی، ہاتھ میں شیر خوار بچہ، چہرے پر تھکن مگر دلکش روشنی اور آنکھوں میں سکون۔ ازلان چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں معافی کے قابل نہیں ہوں مگر اگر ممکن ہو تو بیٹی کو گلے لگا سکتا ہوں۔ صبا نے دروازے سے ہٹتے ہوئے بیٹی کو بلایا۔ ننھی سی جان دوڑتی ہوئی باپ سے لپٹ گئی۔ ازلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر وہ دھیرے سے بچے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ صبا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ازلان کا دل جیسے کسی پچھتاوے کی سرزمین پر گر پڑا۔ میں تمہیں کھو چکا ہوں صبا، مگر تم نے اپنے ظرف سے آج بھی مجھے معاف کر دیا۔ تم جیت گئی ہو ہمیشہ کے لیے۔ صبا نے مسکرا کر کہا، محبت میں کبھی کوئی جیتتا یا ہارتا نہیں ہے ازلان، بس وقت فیصلہ کرتا ہے کہ کون سچا ہے، اور وقت اپنا فیصلہ دے چکا تھا۔ صبا کے صبر نے اسے عزت بخشی، ماں بنایا، مکمل کر دیا۔ ازلان کے پچھتاوے نے اسے انسان بنا دیا، اور حریم نے جان لیا کہ محبت مانگی نہیں جاتی، بس قسمت سے ملتی ہے، اور صبا وہ قسمت تھی جسے ازلان نے دیر سے پہچانا۔ وقت نے دھیرے دھیرے سب زخموں پر مرہم رکھنا شروع کر دیا۔ حریم جو کبھی ازلان کی کل قائد بننا چاہتی تھی اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکی تھی کہ کسی دل میں جگہ زبردستی نہیں بنائی جا سکتی۔ اس نے خاموشی سے اپنا بوریا بستر سمیٹا اور واپس امریکہ چلی گئی، جہاں اس کا مستقبل اور مقام اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مگر محبت وہاں نہیں تھی۔ پہلی بار اس نے اپنی محبت کو اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے چھوڑا تھا، اور دوسری بار اپنے اندر پنپتی نفرت اور حسد کی وجہ سے۔ وہ چاہتی تو صبا کے ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی کی شروعات کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنے محبت کو اپنی انا کی آگ میں جھونکا تھا اور تنہا رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ازلان نے اب اپنی پہلی بیوی صبا کے ساتھ نیا سفر شروع کر دیا تھا۔ وہ صبا کے لیے وہ سب کچھ بننے کی کوشش کرنے لگا جو وہ پہلے کبھی نہیں تھا، ایک ساتھی، ایک دوست، ایک شوہر، اور سب سے بڑھ کر ایک باپ۔ بیٹی کی معصوم ہنسی نے ان دونوں کے درمیان کے فاصلے مٹا دیے تھے، اور نومولود بیٹے نے ان کی محبت کو زندگی کا نئی معنی دے دیا تھا۔ صبا نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، اور بالآخر اسے اس کی قربانیوں کا پھل مل گیا تھا۔ محبت میں انا اور ضد کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ محبت قربانی مانگتی ہے، اور جو قربانی دیتا ہے وہی در حقیقت کامیاب ہوتا ہے۔